नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको विद्यासागर प्रकाशन का जो बुक आया हुआ है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उसी से हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम एक आपको ग्रुप स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको 5 प्रैक्टिस सेट डेली दे रहे हैं, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बिहार दरोगा मेंस का। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आपको वहां पे पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का आपको प्लेटफॉर्म का बुक, आपको एडोटेरिया वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसके बाद केबीसी नैनो का भी हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन जो है सत्य है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सत्य है। यानी कि बिना पीटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है, और अभिधम पीटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, और सूत पीटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत तथा धर्म उपदेश का संग्रह है। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और आपको विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है, वहीं अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। और बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, आपको बौद्ध ग्रंथ जो था वो आपको पाली भाषा में लिखे गए, और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6,000 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। पर्णदत्त किसका गवर्नर था? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको स्कंदगुप्त का गवर्नर था। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसने कुमार द्वितीय की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यह आपको 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, सही है। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 ईस्वी में इसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। और तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 आपको इल्तुतमिश और यालदोज के साथ हुई, जिसमें यालदोज पराजित हुआ था। और इल्तुतमिश ने तुर्खान ने चहलगान यानी कि 40 दल नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग थे। और इसने यानी कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 15 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। इन्हें महबूब ए इलाही इन्हें महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि मिली थी और अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कलाह की उपाधि दी थी और इनका मकबरा जो है दिल्ली में है। और भारत में सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और इसका 2 बार सिंहासनारोह हुआ था। पहली बार औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार देवराही के युद्ध में दारा सिकोह को पराजित करने के बाद दिल्ली में जून 1659 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी कि यह 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। और 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1679 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आप वह जो हम पेड ग्रुप की बात कर रहे हैं वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों इस बुक में आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और हमें आशा है कि यह एक्सप्लेनेशन में से ही आपको क्वेश्चन बहुत सारा इसमें से टकरा सकता है एग्ज़ाम में। तो आप ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपको सोमवार से इसका फ़ी भी बढ़ जाएगा, आपको जो ज्वाइन करने का समय है, तो आप इसे कल ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5%, जो कि यह आपको परसेंटेज लाभ हानि का यह आपको क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5% हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सिक्किम का विलय ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल ने किया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम का विलय ब्रिटिश भारत में किया था और लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था और इसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य जो थे वह 17 थे। 1898 में सतारा, जैतपुर और संबलपुर, 1849 में बाघाट जो था, 1850 में उदयपुर, 1852 में झांसी को, 1853 में और नागपुर को 1854 में आपको शामिल किया था, विलय किया था। और डलहौजी ने ही शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच को लागू किया था और इसने भारत में पहली बार रेल चलाई 16 अप्रैल 1853 को। कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत की 1853 में की थी और 1854 ईस्वी में इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट डाक टिकट का प्रचलन किया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करा कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजनी। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी थे, जो कि आपको इटली के थे। और महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछे तो आपको चित्तरंजन दास हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजनी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान गलत है।
11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइकोम आंदोलन त्यागराज जो दे रहा है यह आपका मिलान गलत है। वाइकोम आंदोलन केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता नारायण गुरु, उसके बाद एन कुमारन तथा टी के माधवन थे। और देख लेते हैं ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले सही है। जस्टिस आंदोलन एनसी मुदलियार सही है। उसके बाद गुरुवायर सत्याग्रह पी सुब्रमण्यम सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 में आपको कह रहा है कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ओडिशा में स्थित है। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ ओडिशा में है। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो पीठ थे उनका दिशा स्थान और पीठ मठ यानी कि उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड जो कि ज्योतिष मठ था। उसके बाद दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक यानी कि श्रृंगेरी पीठ था। उसके बाद पूर्व में जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा जो कि आपका गोवर्धन मठ था। और पश्चिम में द्वारका गुजरात, वहाँ पे शारदा पीठ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बेसर शैली किसका मिला जुला रूप है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला रूप है। और यह विन्यास में द्रविड़ शैली तथा रूप में नागर के समान है और इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। और होस्सल मंदिर जो हैलाबीड में है, वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में है, यह आपको बेसर शैली मुक्त विंध्याचल पर्वत से कृष्ण नदी तक विस्तृत है। यानी कि जो भी यह होस्सल मंदिर और वैष्णव मंदिर है यह आपको बेसर शैली द्रविड़ शैली से संबंधित है आपको, और नागर शैली से, द्रविड़ शैली और नागर शैली से है। उसके बाद द्रविड़ शैली का जो विस्तार है वह दक्षिण भारत यानी कि कृष्ण नदी से होकर के कन्याकुमारी तक में हुआ है आपको द्रविड़ शैली। और नागर शैली का विस्तार उत्तर भारत यानी कि हिमालय से विंध्य पर्वत तक में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 में आपको मैथ के क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23.2%। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1% की हानि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26%। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वें अधिवेशन में। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी और भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है और संसद ने सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें आपको 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 प्रासंगिक संशोधन किए गए। और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता है। और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान के प्रवचन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों
को नागरिकता के अधिकार है। और अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी और इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। तो दोस्तों आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें डिस्कशन दिया हुआ है, इतना कराना संभव नहीं है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आपको एडिटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसका भी आपको पीडीएफ उसमें दिया जाएगा। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ उसमें दिया जाएगा। लगभग उसमें डेली 5 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उसमें दिया जाएगा। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। यानी कि 19 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 3 बात कही गई है। अनुच्छेद 20 के 1 कहता है कि किसी दोषी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अनुच्छेद 20 के 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। और अनुच्छेद 20 के 3 आपको कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा सदस्य की संख्या के 1/3। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किसी राज्य में विधान परिषद के गठन की बात करता है और किसी राज्य में विधान परिषद का गठन संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद करता है। और विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है वह आपको 40 निर्धारित की गई है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 10 अंक की एक संख्या इतना से विभाज्य है तो x + y का मान 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग अध्यक्ष आर्य सरकारिया तथा 2 अन्य सदस्य बी शिवरमन तथा SR सेन की सिफारिश पर 28 मई 1990 ईस्वी को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 263 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र राज्य के आपसी विवादों का समाधान करना है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि मिलान करना है, घास के प्रकार है और देश है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लानोस जो है वो आपको वेनेजुएला देश में है यह घास का प्रकार। उसके बाद प्रेरी जो है वह USA, पम्पास जो है वह आपको अर्जेंटीना और डाउन्स जो है वह आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः उत्तरी चिली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2, यानी कि बाल्कस झील का अधिकांश भाग कजाकिस्तान में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। बैकाल झील पूर्णतः रूस में अवस्थित है, जबकि बाल्कस झील का अधिकांश भाग कजाकिस्तान में है, यानी कि आपको कजाकिस्तान दे रहा है और रूस में है, यानी कि बैकाल झील जो है वो आपको रूस में अवस्थित है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2, यानी कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। और आपको यह दे रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, यह गलत हो जाएगा। और भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देश से मिलती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय या हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 32 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 150%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खादर का मैदान। खादर का मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है और खादर का मैदान, यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में स्थित है और लगभग प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा सही है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलाल परियोजना जो हिमाचल प्रदेश दे रहा है यह आपका गलत है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर सही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र और निजाम सागर परियोजना तेलंगाना सही है। इसका मिलान ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ना होकर के जम्मू कश्मीर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25.9। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद बैंक। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था और संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 ईस्वी में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था और वर्ष 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारत में जेंडर बजट कब प्रारंभ किया गया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005-06 में। जेंडर बजट का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष 1984 में किया गया था। इसके तहत महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कस्टम शुल्क जो है यह आपको एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर, आय कर, निगम कर, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर आदि जो है यह आपको प्रत्यक्ष कर है, और कस्टम शुल्क और जीएसटी जो है यह आपको अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा सही है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है आपको। और आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दे तो आपको अब पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपको लिंग अनुपात पूछ दे तो सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, और सबसे न्यूनतम पूछ दे लिंग अनुपात तो हरियाणा का है, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद जम्मू कश्मीर का। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपको साक्षरता पूछे तो पहले केरल है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, और आपको न्यूनतम में पूछे तो प्रथम पर बिहार और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और अंत में आंध्र प्रदेश है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी डाउट था आपको इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण यानी कि ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है, इसलिए कोशिका का मुख्य बॉडी अंग गोल्जी उपकरण ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 44 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसे बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मास्टर कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है, और यह संयोजी ऊतक के अवकाशी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है, और यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक उत्तरदायी होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 160 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि फंजाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फफूंद की कोशिका भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, यह आपका सही नहीं है। फफूंद की कोशिका भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। फंजाई या फफूंद या कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और यहाँ पे फंजाई में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यह सत्य नहीं है, क्योंकि आपको फंजाई या फफूंद या कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, न कि आपको पेक्टोसेलुलोज की। फफूंद यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जन्म बीजाणुओं के द्वारा होता है, सही है। और इनका शरीर हाइफी का बना होता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि टीएम भी शब्द संबंधित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। टीएमवी का फुल फॉर्म हो जाएगा टोबैको मॉसिक वायरस। और वायरस का खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आई वेनोवस्की ने किया था, और आई वेनोवस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था, तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टीएमवी रखा। टीएमवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि
ट्रैकिया के पीछे वाली नली का ट्रैकिया के पीछे वाली नली कहाँ भागों में विभाजित होती है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको ब्रोकाई में। ट्रैकिया के पीछे वाली नली ब्रोकाई में 2 भागों में विभाजित होती है। ट्रैकिया लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है और ट्रैकिया नली के सुरक्षा देने हेतु इस पर अर्धवृत्ताकार उपास्थि के झिल्ली लगे रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 52, कड़ा की परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एच रिटर के द्वारा किया गया था। परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था, तो वही आपको परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसलर ने किया था। और दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि परिस्थितिकी जो है वह इकोलॉजी है और आपको परिस्थितिकी तंत्र जो है वह आपको इकोसिस्टम है, यानी कि परिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो टेंसले हो जाएगा और पारिस्थितिकी जो कहेगा तो इसका राइट आंसर एच रिटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इसमें देखना है कि कौन ऐसा शब्द ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि इतना शब्द से नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यह इतना जो शब्द है उसमें आपको यू जो है वह नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा होता है। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है और संख्या का पिरामिड उत्पादक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उपभोक्ता के संख्या के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaNO3। यह आपको चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। सोडा या सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र KNO3 हो जाएगा। उसके बाद NaOH जो है यह आपको कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। फिटकिरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपको फिटकिरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इतना का वैल्यू इतना लिखा जाता है तो GIN को उसी कोट में क्या लिखेंगे? M का जो होता है वह 13 होता है, A का 1, R का 18, B का 2, L का 12 और E का 5 होता है। तो यहाँ पे P जो है इसका 16 है होता है और यहाँ पे D का 4 होता है और उसके बाद U का जो है वह आपका 21 होता है। तो आपको देख लेना है कि आपको 13 है, 13 से 3 बढ़ा 16, 1 होता है, 1 से 3 बढ़ा 4, R होता है 18 से 3 बढ़ा 21, तो इसमें भी हम लोग 3 बढ़ा देंगे तो 7 के बाद आपको 3 10 हो जाएगा, 9 3 12 और 14 3 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि इनमें से कौन आक्षिकारक तथा अवकारक दोनों है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2O2। H2O2 यह आक्षिकारक और अवकारक दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि कौन सा जटिल नमन का उदाहरण है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको निलंबन का उदाहरण है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निलंबन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10। इसमें आपको 5 गुने 8 गुने 2 उसके बाद भागा 2 कीजिएगा तो अब 40 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी यही कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62,
कह रहा है कि धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि 3 प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल, नीला और हरा जो है 3 आपको प्राथमिक रंग हैं। लाल, नीला और हरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 जून। और आपको जून माह में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं दिवस। आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, उसके बाद 14 जून जो दे रहा है विश्व रक्तदान दिवस, उसके बाद आपको 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और आपको 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि अशोक। क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेल्सन मंडेला जो अगेंस्ट द ग्रेन दे रहा है, यह आपका मिलान जोन है, गलत है। अगेंस्ट द ग्रेन बोरिस येल्त्सिन की पुस्तक है। और चेतन भगत आपको मेक इन इंडिया ओसम, और अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और विक्रम सेठ 2 लाइफ्स, ये आपका सही है, और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन कथन गलत है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राइफल की स्थापना जो 1935 में दे रहा है, यह आपका गलत है। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था, जिसका मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 सही है, BSF 1965 सही है, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG आपको 1948 हो जाएगा। NSG का हो जाएगा 1984 इसमें दे रहा है, जो कि आपका सही है, यानी कि NSG का 1984 हो जाएगा। उसके बाद एक NCC होता है, वह आपको 1948 हो जाएगा। ITBP 1962 हो जाएगा, और CRPF कहे तो आपको 1939 हो जाएगा स्थापना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि चंद्रमा 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि GSLV MK3। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 ईस्वी को भारतीय तुल्यकी उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 68 के बी। 69 में कह रहा है कि जमीन से जमीन पर मान करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी। जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण 1988 ईस्वी में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा कि मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको मैंगनीज के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैंगनीज की कमी से होता है, और नींबू में डाइबेक या लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है, और धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा कि एक क्षेत्र में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक क्रम में बोया जाना क्या कहलाता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग बहुफसली कृषि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक आपको है ऑप्शन डी में हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और जम्मू कश्मीर ऐसा कृषि देखने को जम्मू कश्मीर में आपको मिलता है। और एक दे रहा है समोच्च कृषि, ढाल पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। और एक है फसल चक्र, किसी निश्चित समय निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुफसली कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72।
पी का 16, आर का 18, टी का 20 और भी का 22, यानी कि 16 2 18, 2 20, 2 22, तो 2 24 हो जाएगा, यानी कि सब में है। उसके बाद आपको 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि बी हो सकता है, या आपको सी हो सकता है। उसके बाद 3 3 6, 3 9, 3 12 और आपको 3 15 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आपको 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 73 में कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। हड़प्पा काल में धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि किस राजा ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य युवक को भेजा था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। हड़प्पा वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। इसने ही अवंती के शासक चंद्रप्रघोत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य युवक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय इसने कहाँ बनवाया था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रंगून में बनवाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तथा रंगून को इसका मुख्यालय बनाया, और जर्मनी तथा जापान ने इसे अस्थायी सरकार का समर्थन किया, और सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि घड़ी की सुई 5:40 कितने डिग्री का कोण बनाती है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको 70 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है, और संविधान के अनुच्छेद आपको 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है, और क्षमादान 72। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि दल बदल की स्थिति में अब कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय की कानूनी तौर पर मान है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/3 सदस्य। दल बदल की स्थिति में अब 91वें संविधान संशोधन के बाद से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान है, और यदि उसमें कम से कम दल छोड़ने का फैसला करते हैं तो वह सदन के सदस्य नहीं रहते और उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। और यह आपको दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के डी में दिए गए हैं। पंचायती राज राज्यसूची का विषय है, और पंचायतों के बारे में भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु को मूल अधिकार बनाया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके अनुच्छेद 51 के क में नया मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 21 के क जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें चक्रवात है और अवस्थित है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवात जो है वह आपको आता है भारत में, प्रभंजन जो है वह आपको यूएसए में, टाइफून जो है वह आपको पूर्वी एशिया में, और विली विली जो है वह आपको ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में किसका मिलान गलत है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय जल वाष्प जो है 0.00005% जो है यह आपका मिलान गलत है। ध्रुवीय बर्फ तथा हिमानी 2.4% सही है, झील 0.009% सही है, और नदियाँ 0.0001% सही है, और वायुमंडलीय जल वाष्प जो है वह आपको 0.001% है, जो कि आपको इसमें गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि शीत ऋतु में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में हल्की वर्षा किस कारण से होती है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JK यानी कि जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये हम गलत बता दिए आपको कि JK जो नगर है JK नगर हो जाएगा, ये आपको जम्मू कश्मीर हम गलत बता दिए। यानी कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, JK नगर, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में है, यहीं पे आपको लगाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रात और दिन दोनों में जब NADPH2+ उपलब्ध रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपको 88 माफ़ कीजिए 88 में कह रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हौश क्रम है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका हौश क्रम यानी कि सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 इनमें से कौन सबसे प्रबल आक्सीकारक है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। सबसे प्रबल आक्सीकारक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है वह आपको फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुत्र। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि केपलर के तीसरे नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T² आपको समानुपाती RK हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिससे किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। यानी कि एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबिंदुकता। अबिंदुकता में वस्तु एक तल में केंद्र में दिखाई देते हैं तथा दूसरे तल में केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, और इस दोष का मुख्य कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना है, और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 93 करा कि इनमें से किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CV रमन को। CV रमन को 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, एक बार मिला है 1930 में आपको रमन प्रभाव के लिए। मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 94 करा कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है।
94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदिस अबाबा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा है और अरब लीग का मुख्यालय जो है वह आपको काहिरा हो जाएगा। WTO का मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 95 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल का एस्ट्रोटिंग जो दे रहा है आपको गलत है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। नॉर्वे के संसद का नाम जो है वो आपको एस्ट्रोटिंग है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा सही है। जापान के डायट सही है और भूटान के तसोंगडू सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको कानून की आत्मा जो हो जाएगा वो आपको मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद लेडर्स ऑफ इंग्लिश जो हो जाएगा वाल्टेयर, राइट्स ऑफ मैन जो हो जाएगा वो आपको टॉमस पेन और डिवाइन कॉमेडी दांते हो जाएगा, यानी कि 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 97 कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। क्वेश्चन नंबर 96 माफ़ कीजिएगा 98। क्वेश्चन नंबर 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44.5। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल जो है वह तीरंदाजी दे रहा है, यह आपका गलत है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वह आपको तीरंदाजी है। USA बेसबॉल सही है। चीन का टेबल टेनिस और कनाडा का आइस हॉकी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको कथन गलत हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वह आपको कह रहा है कि चाइना कप किस खेल से संबंधित है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको जिम्नास्टिक से संबंधित है। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।